नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है जिसकी जमीन उत्तर प्रदेश का जौनपुर है, लेकिन ये निकली बेंगलुरु से है। एक शादीशुदा जोड़ा है, उनका परिवार है, बच्चे हैं और आपस में दोनों के कलह इस कदर हावी है कि दोनों अलग अलग रहते हैं। तलाक का केस चल रहा है। इसके अलावा कई सारे मुकदमे जिसमें अननेचुरल सेक्स का है, दहेज प्रताड़ना का है, मारपीट का है, हत्या के प्रयास का है। ये तमाम मुकदमे भी पैरेलल चल रहे हैं उस शख्स के खिलाफ, पति के खिलाफ, पत्नी ने लगाए हैं। इन तमाम चीजों से तंग आकर एक रोज वो 24 पन्नों का सुसाइड नोट लिखता है और उसके बाद खुदकुशी कर लेता है। ये खबर का लब्बलुआब है चिराग। और जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आई, जस्टिस इज ड्यू भी उसने अपनी टी शर्ट पर लिखा है। जैसे ये खबर निकलकर सामने आई तो दिमाग को झकझोर दे रही है। अभी मैं ट्विटर पर भी देख रहा था, ये खबर काफ़ी ट्रेंड में है, लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। क्या ये पूरा मामला है? क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि न्याय तो न्यायालय से ही मिलेगा। कोई मुकदमा अगर चल रहा है तो एक टाइम पीरियड के बाद उसमें फैसला आएगा। अगर आप सही हैं तो आप बाइज्जत उसमें बरी होते हैं, अगर आप गुनहगार हैं तो आपको सजा होती है। न्याय का यही विधान है हर जगह, चाहे वो हिंदुस्तान हो चाहे कोई भी मुल्क हो। लेकिन ये जो इसमें एक नई चीज हुई, जस्टिस इज ड्यू लिखकर 24 पन्ने का डेथ नोट और तमाम तरीके की बातें, सब चीज़ें लिख कर बयां कर दी कि अब मुझे जब तक न्याय ना मिले तब तक मेरी अस्थियों को गंगा में या कहीं भी पवित्र नदी में मत बहाना, मिल जाए तभी बहाना, वरना कोर्ट के बाहर जो नाला है उस नाले में गिरा देना। जज साहिबा पर भी कुछ आरोप लगाए। क्या खबर है आपके पास? बहुत ज़्यादा झकझोर देने वाली खबर है। और ये कहानी जो है सिर्फ इस केस की नहीं है। आप देखिए कितने फेक केसेस रेप के दर्ज हो रहे हैं हमारे देश में, जिसमें लड़का लड़की साथ रहते हैं और एक टाइम ऐसा आता है कि वो फिजिकल होते हैं और उसके बाद रेप का केस रजिस्टर्ड होता है, जिसमें लड़का जेल चला जाता है, उसकी नौकरी चली जाती है, बिजनेस में उसको ऑब्वियसली बिजनेस इफेक्ट होता है, फैमिली परेशान होती है, वो खुद परेशान होता है और बर्बाद हो जाती है ज़िंदगी में। मतलब इसको इस सेंस में हो। ठीक ऐसे ही डाउरी केसेस का है। आपको याद होगा डाउरी केसेस को लेकर जब बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा था डाउरी का, तो एक नियम बना था कि भाई डाउरी केसेस आज की डेट में भी दिल्ली में भी विदाउट सीनियर ऑफिसर्स की अप्रूवल पर दर्ज नहीं होते। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि इसका बड़ा मिसयूज़ हुआ। ठीक ये मामला ऐसा ही दिख रहा है। आप सोचिए 120 तारीख है, 3 करोड़ रुपए उसके करीबन खर्च हो गए 2 साल में। 40 पन्नों का सुसाइड नोट, आप 28 पन्नों का करते, 40 पन्नों का है, मैं आपको क्लियर कर दूं। ये तक कहना पड़ा उसको कि कोर्ट के सामने जो गटर है वहां बहा देना। मतलब इतना कोई आदमी फ्रस्ट्रेट हो सकता है कोर्ट के सिस्टम से। और ये सच्चाई है जो लिखी गई है, जिसमें डेट्स मिलना, जिसमें हड़ताल हो जाना, जिसमें पेंडेंसी, जिसमें गलत आरोप। 2 साल के अंदर 9 केस एक आदमी पर लगा दिए। क्या पुलिस सो रही थी या कानून अंधा था? क्या किसी को नजर नहीं आ रहा था कि एक आदमी के ऊपर केस पे केस दर्ज करे जा रहे हो? ऐसा कौन सा सबूत था जो 9 केसेस दर्ज कर दिए गए? अब तो वो आदमी मर गया है। अब तो जस्टिस के लिए मुझे लगता है कि अब तो कोई लड़ने वाला भी नहीं होगा। अब तो सिर्फ हम मीडिया में चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं इस कहानी को और सिस्टम को उजागर कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा झकझोर देने वाली कहानी है। मैं अपने व्यूअर से पूछना चाहता हूँ, आज तक के बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है, बहुत ज़्यादा दर्शक हैं। कई ऐसे दर्शक हमारे इसमें होंगे, 100% होंगे, जिनके साथ भी ये इस तरह की घटना हुई होगी, जिसमें या तो लड़की ने चीट कर दिया होगा या मुकदमा दर्ज करा दिया होगा या दहेज को लेकर इस तरह की कहानियाँ सामने आई होगी। क्योंकि अमूमन हर घर की अनूप ये कहानी है जिसमें लड़की आरोप लगाती है, उसमें उसके हस्बैंड जेल जाता है, उसकी इन लॉज जेल जाते हैं, सब जेल जाते हैं। इस केस में आप सोचिए, ये केस में 40 पन्नों का सुसाइड नोट कोई आदमी लिख रहा है और 1 घंटे की वीडियो बना रहा है। उसका मर्म समझिए। वो एक आईटी प्रोफेशनल है और आप सोचिए कि वो बेंगलुरु से यहाँ आ रहा है जौनपुर, बार बार डेट्स पर आ रहा है और वो चूंकि मुकदमे इतने सारे दर्ज करवा दिए हैं, यहां तक कि ये बताते हैं कि लड़की के फादर की डेथ हुई और वो भी हार्ट अटैक से हुई, उसको भी ये मुकदमा दर्ज कराया गया कि ये जो मौत हुई है ये लड़की की वजह से हुई है। सवाल ये होता है कि क्या ये सिस्टम है, क्या
ऐसे न्याय मिलेगा और किसी जज को? साहिबा पर भी वो भी गंभीर मैं आ रहा हूं, आरोप उस पर लगाए भी आ हैं। रहा हूं। आप वहां सोचिए, पर घूस के भी आरोप लगाए गए हैं। मतलब आप उस डेथ नोट को पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे संगीन आरोप भी हैं। इसलिए कैसे सिस्टम से दुखी परेशान एक आदमी, और वो कोई अनपढ़ जाहिल नहीं है, वेल एजुकेटेड वो शख्स थे। मैं आपको बता दूं कि अतुल सुभाष उनका नाम है। बेंगलुरु सिटी में महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई में डीजीएम के पद पर वो काम कर रहे थे। ठीक ठाक उनका वेतन था, उनकी अपनी सामाजिक एक रुतबा था, एक चीजें थी, लेकिन निजी जीवन में जो भूचाल था, उस भूचाल ने उनकी जान ले ली। बिल्कुल सही कहा आपने, और मैं आपको पढ़ देता हूँ लाइन। जौनपुर की प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोर्ट में डेट के लिए पेशकार को घूस देनी पड़ती है। डेट के लिए, यानी कि अर्ली डेट लगा दो, क्योंकि पेंडेंसी इतनी है। बिल्कुल। अतुल ने आरोप लगाया कि कोर्ट में जज ने उन पर 3 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस देने का दबाव डाला कि 3 करोड़ रुपए दीजिए मेंटेनेंस के नाम पर। साथ ही दिसंबर 2024 में केस सेटल कराने के लिए 5 लाख रुपए मांगे। जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी उसे आत्महत्या के लिए उकसा रही है, तब जज हंस पड़ी। बताइए। 2022 में पेशकार के जरिए उन्होंने पहले भी 3 लाख रुपए मांगे थे। जब अतुल ने घूस नहीं दी तो एलमनी और मेंटेनेंस के ऑर्डर जारी कर दिए गए, जिससे उन्हें हर महीने 80,000 रुपए देने होते थे। ये तो एक है फाइनेंशियल लॉस जो हो रहा था। ये एक सिक्के का एक पहलू हो सकता है कि हम लड़के की बात कर रहे हैं क्योंकि लड़के ने इतने सारे आरोप लगा दिए, और कोई मरता हुआ आदमी इतने सारे आरोप लगा के नहीं मरता। इतनी सारी, अगर वो परेशान होता है, वो सिस्टम से दुखी होता है, वो हर देखिए, जगह इसमें ठोकर अपने खाकर। देखिए इसमें अतुल सुभाष ने पत्नी पर, पत्नी की फैमिली पर, चाहे वो चचेरा ससुर हो, उनका साला हो, सास हो, पत्नी हो, उन पर तो जो आरोप लगाए, सिस्टम पर भी आरोप लगाए हैं ना। सिस्टम पर आरोप लगाकर तो कोई खुदकुशी नहीं करता ना चिराग। और मृतक के भाई ने क्या जानकारी दी? इस घटना की जानकारी यूपी में रहने वाले उनके परिवार को दी गई, जिसके बाद उनके भाई विकास कुमार घटनास्थल पर पहुंचे। विकास ने बताया कि अतुल की पत्नी, उसकी मां, उसके भाई, उसके चाचा ने झूठे मामलों में फंसाया था और इन मामलों के लिए 3 करोड़ रुपए की मांग की थी, और इससे अतुल काफी डिप्रेशन में थे, जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली। पीड़ित परिवार की तहरीर पर अब मराठाहल्ली स्टेशन में, जहां पर ये खुदकुशी की है उन्होंने, वहां पर बीएनएस अधिनियम की धारा 108 और 3(5) के तहत मामले को दर्ज कराया है। जांच जारी है। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं कि उसने कई लोगों को ईमेल के जरिए अपना सुसाइड नोट भेजा। यानी कि अतुल सुभाष की एक कोशिश थी कि मेरा सुसाइड नोट लोगों तक पहुंचे, जगह जगह पहुंचे, कहीं से कोई इसको गायब ना कर सके बांच पड़ताल में। उसे एक एनजीओ के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी साझा किया जिससे वो जुड़ा हुआ था। उसने मैसेज में लिखा कि सर, ये मैसेज गुड बाय बोलने के लिए है, हो सके तो मेरी फैमिली की मदद कीजिएगा। अभी तक के लिए साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें उन्होंने अपने द्वारा बनाए गए वीडियो और सुसाइड नोट के लिंक को भी भेजा है। पुलिस के मुताबिक सुभाष ने अपने घर में एक तख्ती लटका रखी थी जिस पर लिखा था, न्याय मिलना बाकी है। ये था। मरते हुए कोई इस तरह की बात नहीं लिखता है। कहते हैं ना, मरते हुए क्यों कोर्ट में कहा जाता है कि डाइंग डिक्लेरेशन, कि जब आदमी मर रहा होता है तो ये माना जाता है, कोर्ट भी मानती है कि आदमी झूठ नहीं बोलता। जिसके सामने अब मान लीजिए कोई खड़ी है। फांसी पे भी लटकाया जा रहा हो, वो झूठ बोल के तो कोई भी नहीं मरता, उसको क्या ही लेना और क्या ही देना फिर। तो इंसाफ मिलना भी बाकी है। इसका मतलब आप सोचिए कि वो आदमी कितना पीड़ित था। मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत गलती इसमें हस्बैंड की भी रही हो, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के डिस्प्यूट में ऐसा नहीं होता कि ताली एक हाथ से बजे, लेकिन इस केस में ऐसा लग रहा है कि ताली शायद एक हाथ से ही बजी है। और आप सोचिए 9 केसेस किसी के ऊपर दर्ज करा देना, मतलब आपको खत्म है। आपको तो कोर्ट में चक्कर काटने पड़ेंगे, आपको सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, आपको हर जगह जस्टिफाइड करना पड़ेगा। नौकरी भी आप कैसे कर पाएंगे, इतने प्रेशर में आप रहेंगे। बिल्कुल। अब आप एक पद पर हैं तो आपको उसको भी जस्टिफाई, नौकरी को भी करना है, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शायद यही वजह रही होगी इस पूरे तनाव से न निकल पाने की। लेकिन चिराग, बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं जो इस काउंसलिंग करते हैं इन सब चीज़ों की, और ये कहा जाता है कि पढ़े लिखे लोग तो इतने अवेयर होते हैं। अब मैं इसके दूसरे पहलू पर आ रहा हूँ, तो वो लोग ऐसा कदम उठाने से पहले कई बार सोचते हैं। ये ऐसा कदम है, ये इंसान तब उठाता होगा, अगर मेरी समझ सही है, जब उसके पास कोई विकल्प नहीं बचता। क्या वाकई अतुल सुभाष के पास भी कोई विकल्प नहीं था? घर परिवार से तो थी ही दिक्कत, सिस्टम से भी थी दिक्कत। ये तो बट ऑब्वियस है अनूप, ये तो दिख ही रहा है। जो आदमी इतना ज़्यादा
आप सोचिए 40 पन्नों का सुसाइड नोट लिख रहा है, जो 1 घंटे की वीडियो बना रहा है, जो अपना दुख और दर्द बयां कर रहा है, 120 दिन की पूरी ट्रेजेडी लिख रहा है, ये बता रहा है कि उसको कितनी बार कोर्ट आना पड़ता है, कैसे उसका खर्चा भी होता होगा आने में, ऊपर से कोर्ट ने उसके अगेंस्ट में ऑर्डर पास कर दिया है, मेंटेनेंस देने को कहा है। आप सोचिए किस लेवल की फ्रस्ट्रेशन उसको बच्चे से नहीं मिलने दिया जा रहा है, इसलिए उसने शादी की थी। इसीलिए कहते हैं ना, एक लड़की आपके घर को बना भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। तो शायद मुझे लगता है ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे एक लड़की ने 9 केसेस किसी के ऊपर, देखिए एक केस हो सकता था, मैं मान सकता था, 2, 3, 4 ठीक है, थोड़ी बहुत गलती हस्बैंड की भी रही होगी, लेकिन 9 केसेस आपने किसी के ऊपर दर्ज करा दिया और मरते हुए आदमी लिख रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ अभी बाकी है। मुझे लगता है इसमें ये तो बहुत क्लियर कट केस है, जितना मुझे समझ में आ रहा है, जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है। इस तरह के केसेस में जब सुसाइड नोट होता है, सारे नाम लिखे जाते हैं जिन पर आरोप लगाया जाए या वीडियो उपलब्ध हो, तो कितना ये वर्क करेगा, ये आगे कल को जो केस है या जिन पर आरोप लगाएं, क्या उनकी धरपकड़ होगी, उनसे पूछताछ होगी या कुछ उस तरीके की चीज़ें डेवलप होंगी जिस न्याय की बात अतुल सुभाष ने कही है? देखिए, अब तो जो भी हो जाए ठीक है, अब तो वो चला गया, जिसको मरना था वो मर गया, उससे पहले कुछ होता तो शायद अलग बात होती। होना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं होगा, लेकिन देखते हैं होगा नहीं होगा। मुझे तो कोई उम्मीद, क्योंकि 9 केसेस अगर आपने किसी के ऊपर दर्ज कर दिया, क्या पुलिस सो रही थी? मुकदमे पे मुकदमे दर्ज करी जा रही थी एक आदमी पर, क्यों? किस वजह से? किस वजह से कि एक आदमी ऐसी क्या गलती थी? मुझे तो, मैं तो कहता हूँ उनकी पत्नी को सामने आना चाहिए, बताना चाहिए ऐसी क्या गलतियां थी। आपको पता है, एक कंप्लेंट में उस आदमी ने ये लिखा है कि मेरी वाइफ कहती थी अननेचुरल सेक्स के लिए और मैं इसका विरोध करता था, ये तक उसने बात लिखी है। जो आदमी इतना खुलकर बात कर रहा है, और उसने यही अननेचुरल सेक्स का ही तो आरोप एक का मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है। सोचिए, जो आदमी इतना खुलकर बात कर रहा है, मुझे नहीं लगता, और मरते हुए कह रहा है कि मुझे न्याय अभी बाकी है। इतना कोई शायद बहुत ही विरले एग्जाम्पल मिले जिसमें एक बंदा झूठ बोल रहा है ऐसे समय पर, मुझे लगता नहीं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये खबर हमें झकझोर देती है और कई बुनियादी सवाल खड़े करती है पति पत्नी के संबंधों पर, दाम्पत्य जीवन पर, परिवार पर, कि कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार आपको थोड़ा सा भविष्य की तरफ भी देखना चाहिए। न देख सकें तो कम से कम अपने बच्चे को ज़रूर देखना चाहिए, इससे उसकी ज़िंदगी लगभग तबाह हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।